हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम आपके जीएस पेपर 1 जो रिसेंटली हुआ है उसके 8 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम 4 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ऐसे ही आज हम 8 मार्कर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सो आज के सेशन में हमारा फोकस क्या रहेगा, दैट इज 8 मार्कर क्वेश्चंस। देखिए, अगर हम इसका एनालिसिस देखते हैं सो 8 मार्कर क्वेश्चंस में जो तो आपसे मॉडर्न हिस्ट्री से और जो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। लेकिन अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी से काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हम उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते थे और अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते थे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, ऑल्सो डिस्कस इट्स सेलिएंट फीचर्स। अब देखिए, सोशलिज्म जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप बहुत बारी सोशलिज्म को पढ़ते हैं। सोशलिज्म का मॉडल इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया, वहां से हम शुरुआत करेंगे। सो आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू का कोट है, यहाँ पर इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। देखिए, जब भी आप कोट्स लिखते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं, फिगर्स लिखते हैं तो उससे आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आप सोशलिज्म का जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कैसे कर सकते थे, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की आप कोट लिख सकते हैं, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म आर मीन्स टू एन एंड एंड नॉट द एंड इटसेल्फ। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो इंडिया को बनाना चाहते हैं वो चाहने के लिए जो पाथ चाहिए उस पाथ में डेमोक्रेसी और सोशलिज्म आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि हम एक आइडियल सोसाइटी बना पाएंगे। राइट, सो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते थे। ऐसे ही अगर हम सोशलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, इट इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंसेप्ट which means that the state ownership of the means of production and distribution. So यहाँ पर क्या है, जो स्टेट है वो ही ओन करती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, जब हम 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया उस वल्नरेबल स्टेट में था कि हम वहाँ पर कैपिटलिज्म फॉलो नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारी जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ही लो थी, प्लस हम क्योंकि नए नए आज़ाद हुए थे, उसके बाद हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने कौन सा पाथ फॉलो किया, दैट इज सोशलिज्म का, कि जो भी रिसोर्सेज की प्रोडक्शन करी जाएगी, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करी जाएगी, वो ऑन द बेसिस ऑफ कौन करेगा, दैट इज स्टेट करेगा। राइट, सो यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप। अब क्योंकि देखिए 1947 की अगर बात है तो 200 साल हमारे पे किसने राज किया, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, तो हमें लगा कि अगर हम प्रॉफिट बिजनेस मतलब प्राइवेट बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे कंट्री के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए हमने कौन सा पाथ फॉलो किया, दैट इज सोशलिज्म का। राइट, सो आप देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक्सप्लिसिटली अगर आप ऑब्जेक्टिव लिखते तो आपको अगेन बोनस पॉइंट्स मिलते। सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम क्या लिख सकते हैं सोशलिज्म का, इज टू इंश्योर दैट द प्रोडक्शन शुड फुलफिल द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ इट्स पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल। नाउ दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, वो फेयर हो और इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। देखिए, इक्वालिटी जो है वो राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ऑन द अदर हैंड हम जब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबली होनी चाहिए। इक्विटेबली का मतलब क्या होता है, जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है उतना उसको प्रोवाइड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में वल्नरेबल सेक्शन एग्जिस्ट करता है जिसमें विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। अब उन वल्नरेबल सेक्शन को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है जिससे कि वो हमारी सोसाइटी में एक इक्वल लेवल पे आ पाए, तो उसको कहा जाता है इक्विटेबल। राइट, सो हमारे रिसोर्सेज जितने भी हैं वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हों और इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हों। ये कोर एजेंडा रहता है किसका, सोशलिज्म का। सो आप सोशलिज्म को कैसे यूनिक बना सकते थे, बाय डिफाइनिंग इट, ऑब्जेक्टिव लिख के, और यहाँ पर आप कोट लिख सकते थे क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने ही इंडिया को विजन दी है। उस विजन में जो सोशलिज्म था वो की रोल निभा रहा था। राइट, सो दिस इज सोशलिज्म। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, मैंने आपको बता दिया इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है,
टू एलिमिनेट डिजीजेस एंड इग्नोरेंस। अब वो इग्नोरेंस को एलिमिनेट कैसे किया जाएगा? बाय पार्टिंग दी एजुकेशन। जैसे जैसे आप एजुकेशन देंगे वैसे वैसे इग्नोरेंस कम होती जाएगी। अब वो एजुकेशन भी कैसी होनी चाहिए? इक्विटेबल होनी चाहिए, इक्वली सबको प्रोवाइड होनी चाहिए, जिससे कि हम नॉलेज लोगों को दे पाएं। सो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट डिजीजेस एंड इग्नोरेंस। नंबर 2, टू लिमिट द प्रॉपर्टी एंड प्रिविलेज। अब सोशलिज्म का सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहता है कि यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी है वो सब में ही डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ काइंड ऑफ रिसोर्स। अब जो रिसोर्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए? फेयर एंड इक्विटेबल। सो यहाँ पर हम लिमिट करने की बात कर रहे हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को हम बांट दें, तो दैट इज नंबर 2 पॉइंट। ऐसे जो प्रिविलेज आपके पास एग्जिस्ट करता है उस प्रिविलेज को भी हम कम कर पाए। सो यहाँ पर जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है कुछ इंडिविजुअल्स को, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, वो हम ना दे के इक्विटेबली उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, राइट। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, दैट इज एनरिचमेंट, टू एनरिच एथिकल एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज। अब एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी पे ही हमारा एक्चुअली में जो ओल्डन कल्चर था, जो पुराना इंडिया था, वो किस पे टिका हुआ है? दैट इज एथिकल connotations and spiritual connotations. So उन connotations को आज भी बरकरार रखना, it is one of the objective of socialism. अब देखिए इस डायग्राम से आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशलिज्म के। अब देखिए आप देख सकते हैं इनकी पूरी आइडियोलॉजी इस छोटे से टेबल में आपको देखने को मिलती है। नाउ दिस इज अ वैल्यू एडिशन। अगर आप ये डायग्राम बनाते तो फॉर श्योर आपको 8 में से 6.5 मार्क्स जरूर मिलते, नहीं तो एवरेज मार्क्स आपको कितने मिलते हैं? दैट इज 4.5। लेकिन अगर हम 8 मार्क के क्वेश्चंस की बात करते हैं जहां पर आप यूनिकनेस ऐड करेंगे वहां पर आपको ज्यादा पॉइंटर्स मिलेंगे, राइट। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव। छोटे से टेबल में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, राइट। नेक्स्ट आता है दैट इज ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। सो मेन फीचर्स, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन यही था कि सेलिएंट फीचर्स बताने हैं आपको सोशलिज्म के। सो सिंपली सोशलिज्म इज अ सोशल और कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्चुअली में वही उसके सेलिएंट फीचर्स हैं। सो जब हमने ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन कर दिया है तो आप सिंपली इनके सेलिएंट फीचर्स को लिख सकते थे। अब यहाँ पर मैंने आपको पॉइंटर्स दिए हैं, लेकिन आप इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपके पास वहाँ पर स्पेस है, नहीं तो आप सिंपल पॉइंटर्स में इसको बना सकते थे, राइट। सेकंड है इट इज अ फुली प्लान्ड इकोनॉमी। अब आपको पता है जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद हमने 5 ईयर प्लान्स बनाने शुरू करे थे। वो क्यों किया था? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए हमें यहाँ पर प्लान्ड इकोनॉमी की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने 5 ईयर प्लान्स शुरू किए थे, राइट। थर्ड पॉइंट आता है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। अब जो ये प्लानिंग है वो कौन करेगा? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। अब ये जो मॉडल है हमने कहाँ से लिया था? रशिया से लिया था। सो रशियन फेडरेशन से हमने ये मॉडल एक्सेप्ट किया था जहाँ पर हम प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में बात करें। अब वो प्लान्ड इकोनॉमी करेगा कौन? दैट इज दी सेंट्रल अथॉरिटी। फोर्थ पॉइंट आता है इट इज डेफिनेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हैं। जब भी हम 5 ईयर प्लान्स को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक टारगेट गोल होता था कि हमने इतनी ग्रोथ अचीव करनी है। इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे? क्या हमें एग्रीकल्चर में फोकस करना है, या हमें इंडस्ट्री में फोकस करना है, या हमें सर्विसेज में फोकस करना है? तो उसके डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और आपको एम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म प्लान्स। अब देखिए जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि अब 5 ईयर प्लान्स तो देखने को नहीं मिलते। यस दैट्स ट्रू। यहाँ पर अब नीति आयोग को कर दिया गया है जहाँ पर शॉर्ट टर्म प्लान्स, मीडियम टर्म प्लान्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी हम प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म गोल्स भी होंगे और ऐसे ही लॉन्ग टर्म गोल्स भी होंगे कि आज अगर हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आगे आने वाले 10-15 सालों में हमें कैसे बेनिफिट करेगा। आज अगर हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं तो वो एजुकेशन की वजह से हमारी कंट्री को कहाँ तक बेनिफिट होगा, कितनी देर तक हम इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, राइट। सो दैट इज दी स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म प्लान्स। नेक्स्ट आता है सेंट्रल कंट्रोल एंड ओनरशिप।
अब ये हम बात कर चुके हैं कि ये जो ओनरशिप है यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री बहुत कम रिस्ट्रिक्टेड रहती है, लेकिन यहाँ पर जो भी मेजर रिसोर्सेज हैं, मेजर चंक ऑफ रिसोर्सेज हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं वो कौन ओन करता है, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट आता है पीपल्स कोऑपरेशन इज एसेंशियल। अब देखिए यहाँ पर अगेन ये एसेंशियल फीचर है, क्यों? क्योंकि जो लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, अब डेमोक्रेसी भी है हमारी कंट्री, जब डेमोक्रेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जो पीपल हैं उनकी पार्टिसिपेशन इज वेरी एसेंशियल, जिससे कि डेमोक्रेसी एज वेल एज सोशलिज्म थ्राइव कर पाएगा, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने यहाँ पर कोशिश करी है कि आप इस क्वेश्चन को यूनिक कैसे बना सकते हैं, वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो कंक्लूजन में आप कर सकते हैं, देखिए जो सोशलिज्म है इट इमर्ज्ड एज अ चैलेंजिंग टू क्लासिकल लिबरलिज्म इन 19th सेंचुरी। सो सोशलिज्म क्या है? इट इज डिपिक्टेड एज मॉरली हायर टू कैपिटलिज्म बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर एथिकल क्रिएचर्स बाउंड टू वन अनदर बाय द टाइज ऑफ लव, सिंपैथी एंड कंपैशन। अब इंडिया जब आज़ाद हुआ तो हमारा मॉडल सोशलिज्म क्यों था? क्योंकि हम कैपिटलिज्म से ज़्यादा किसको बेनिफिट कर रहे थे, किसको एडवांटेज दे रहे थे, दैट इज सोशलिज्म को। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां पर हम लोगों का भला सोच रहे हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल का भला नहीं, लोगों का भला सोच रहे हैं। टू समराइज आप ये लिख सकते हैं कि क्यों इंडिया ने सोशलिज्म को अक्वायर किया, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज हाईलाइट द मेजर ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेवास। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। जो करेवास हैं वो आपको एनसीईआरटीज में देखने को मिलते हैं, और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कैरेक्टरिस्टिक, जो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेवास हैं वो क्या होंगे, राइट। सो आप इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं? देखिए अब यहाँ पर आप आंसर को यूनिक कैसे बनाएंगे? देखिए ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था कि इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट वहाँ के जो करेवास हैं, जम्मू एंड कश्मीर के जो करेवास सॉइल हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब मैंने कॉन्टेक्स्ट में यही दिया है, जब आप इंट्रोडक्शन में करंट अफेयर्स को कोट करेंगे तो यू विल गेट बोनस पॉइंट्स फॉर दैट। सो करेवास जो थे वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। दो आपसे ज्योग्राफिकल कंडीशन पूछी गई है, लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो एग्जामिनर को एक पॉजिटिव नोट जाता है, राइट। सो आप यहाँ लिख सकते हैं, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट कश्मीर्स हाईली फर्टाइल अलूवियल सॉइल डिपॉजिट्स कॉल्ड करेवास आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। सो रिसेंटली ये न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट इस अलूवियल सॉइल को, जिनको करेवास कहा जाता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। So, despite its agricultural and archaeological importance, Karevas are now being excavated to be used in construction. अब ये जो है ये एग्रीकल्चरल पर्पसेस बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि अलूवियल सॉइल है, सबसे फर्टाइल सॉइल है। अब ये फर्टिलिटी की वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती थी, बट इसका क्या किया जा रहा है? इसको एक्सकवेट करके हम कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, राइट। सो यहाँ पर आपने कंटेक्स्ट दे दिया कि भाई आपने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको करंट से इसको जोड़ के दिखा दिया, राइट। सो यू विल गेट बोनस पॉइंट्स फॉर दैट। अब करेवास के बारे में लिख लीजिए। सो इन द कश्मीरी डायलेक्ट द टर्म करेवा मीन्स एलिवेटेड टेबल लैंड। अगर हम कश्मीरी लैंग्वेज की बात करते हैं तो कश्मीरी लैंग्वेज में करेवा को क्या कहा जाता है? एलिवेटेड टेबल लैंड। सो इट इज अनकंसोलिडेटेड टू सेमी कंसोलिडेटेड सैंड क्ले कॉन्ग्लोमरेट सीक्वेंस। सो इसको वुद्र कहा जाता है, इज द लोकल नेम फॉर करेवास इन कश्मीरी लैंग्वेज। ये होते क्या हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं, जो कि सबको पता है। दे आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटीरियल्स एम्बेडेड विद मोरेन्स। इसको कहा जाता है लैक्यूस्ट्रीन ओरिजिन। लैक्यूस्ट्रीन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? विच आर एसोसिएटेड विद लेक्स। सो ये ग्लेशियल क्ले है और काफ़ी फर्टाइल क्ले आपको देखने को मिलती है इन दी जम्मू एंड कश्मीर रीजन, राइट। सो सिंपल करेवास के बारे में लिख लिया। यहाँ पर बोनस पॉइंट्स आपको कब मिलेंगे? जब आप इसको करंट अफेयर से कोट करेंगे, राइट। डन, ओके।
नेक्स्ट हम इसके देख सकते हैं आप फॉर्मेशन। अगेन देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो अगर आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डायग्राम को कोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगेन आप यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का एरिया बना सकते हैं। सो आप देख सकते हैं जो ग्रेट हिमालयाज है, जास्कर रेंज है, वहां पर आपको ये वाले जो रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन में आपको करेवा फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं, विच इज वेरी फर्टाइल सॉइल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए नंबर 1, करेवा सॉइल्स आर ऑफ लैक्यूस्ट्रीन ओरिजिन। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये लैक्यूस्ट्रीन ओरिजिन के हैं। नंबर 2, दे हैव लो शेयर स्ट्रेंथ एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पर जो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि आपसे एक्सप्लिसिट क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेवा क्या होंगे। सबसे पहले तो आपने ओरिजिन बता दिया कि ओरिजिन किससे है, दैट इज लैक्यूस्ट्रीन ओरिजिन है। नंबर 2, आप बताइए कि सॉइल की क्वालिटी कैसी है। सो यहाँ पर क्वालिटी क्या है, दैट इज लो शेयर स्ट्रेंथ एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। इसकी वजह से क्या होता है, ये काफी मॉइस्चर होल्ड कर सकता है। ऐसे ही दे स्वेल व्हेन वेट एंड श्रिंक ऑन ड्राइंग, thus showing undesirable engineering behavior। देखिए कभी भी हम किसी भी मटेरियल की अगर बात करते हैं तो अगर उसका shear स्ट्रेस वो ले सकती है, मतलब अगर आप तोड़ मरोड़ सकें और फिर से वो अपनी ओरिजिनल शेप में चले जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है काफ़ी वर्सेटाइल है। अब यहाँ पर यही क्वालिटीज़ आपको इस सॉइल में भी देखने को मिलती है। जब तो वो वेट होती है तो स्वेल हो जाती है, जैसे ही ड्राइंग कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी तो वो श्रिंक कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास ऐसी एबिलिटी है कि ये स्वेल भी कर सकती है, श्रिंक भी कर सकती है। तो यहाँ पर आपको वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। जिस भी सॉइल में ये टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सॉइल इज रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज, है ना। तो क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर सॉइल रेजिलिएंट रहेगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो सॉइल है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो सकती है, राइट। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेवा। डन। सो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था, अगर आपके पास स्पेस बचती तो आप इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ करेवाज लिख सकते हैं। क्यों? अगेन देखिए करेवाज पे क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। सो आप देख सकते हैं ये एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर पर्पसेस के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही आपको पता है जो कश्मीर वैली है वहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ ज़ाफ़रान होता है, जिसको आप सैफरन कहते हैं। वो सैफरन किस एक्चुअली सॉइल में कल्टीवेट होता है, दैट इज दिस सॉइल, करेवाज में। सो ये जो कश्मीर का रीजन है हाई प्रोफाइल, यहाँ पर ज़ाफ़रान जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है, तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। सो अगर करेवाज ही खत्म हो जाएंगे तो ये जो ज़ाफ़रान की कल्टीवेशन है, सैफरन की कल्टीवेशन है, वो वहाँ पर नहीं हो पाएगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे कौन सफ़र करेगा? वहाँ के एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। सो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आप लिख सकते थे अगेन अगर आपके पास वहाँ स्पेस बचती। अगर स्पेस नहीं है देन यू कैन स्किप द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, क्योंकि एक्सप्लिसिट क्वेश्चन ये नहीं था, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट करेवास। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, हाउ डज द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अफेक्ट इट्स क्लाइमेट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। ये बताना है कि जो इंडिया की फिजियोग्राफी है वो इसके क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करती है। सिंपल से क्वेश्चंस है, मॉनसून का यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हैं, जो हमारे हिमालयाज हैं, ग्रेट हिमालयाज हैं, वो कैसे एक्चुअली में हमें ठंडी हवाओं से बचाते हैं, जिससे कि नॉर्दर्न इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पर आपको फिजियोग्राफिक कंडीशंस बतानी है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो एक मॉडरेट सा क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है एंड ऑलमोस्ट हर सीजन आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं वो आपको टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको हर डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वो आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलता है और वहाँ पर ऑलमोस्ट आपको एक स्टैग्नेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है, राइट। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। सो पहले आप क्लाइमेट को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्लाइमेट कैन बी कॉल्ड दी स्टेडी वेदर कंडीशंस ऑफ एन एरिया। जब आप वेदर कंडीशंस को एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं दैट इज क्लाइमेट। अब जो इंडिया का क्लाइमेट है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, जो कि एक्चुअली में आपका क्वेश्चन है। सेकेंड है फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स। अब देखिए आपसे एक्सप्लिसिटली फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अफेक्ट इट्स क्लाइमेट पूछा है, मतलब आपसे
पॉइंट नंबर 1 to 4। तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो फिजियोग्राफिक कंडीशंस जिसमें हम लोकेशन और रिलीफ की बात करेंगे, और दूसरा है दैट इज फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड। सो हमें सिर्फ पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस करना है। तो आप देख सकते हैं अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से आपको देखने को मिलता है। जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है इट लाइज इन दी सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन एंड द पार्ट लाइंग टू द साउथ इज ट्रॉपिकल जोन। सो अगेन आपको यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। नेक्स्ट, द ट्रॉपिकल जोन बीइंग नियरर टू इक्वेटर एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर्स। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे। जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो काफ़ी मिनिमल होगा। ऐसे ही जो हिमालयन माउंटेन्स हैं इन दी नॉर्थ अलॉन्ग विद इट्स एक्सटेंशन एक्ट एज इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमारे हिमालयाज हैं वो एक्चुअली में नॉर्दर्न इंडिया को बहुत ठंडा होने से बचा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो विंड्स आती हैं ऊपर से रशिया से होती हुई आती हैं, साइबेरिया से होती हुई आती हैं, उनके लिए बैरियर कौन सा बन जाता है? दैट इज दी हिमालयाज, राइट। सो हिमालयाज के बारे में लिख सकते हैं। सो माउंटेन चेन प्रोवाइड्स एन इनविंसिबल शीट टू प्रोटेक्ट दी सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम दी कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स हैं वो हमारे इंडिया तक नहीं पहुँच पाती। क्यों नहीं पहुँच पाती? क्योंकि बीच में आपको हिमालयाज देखने को मिलते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको मॉनसून भी, जो आपको रेनफॉल देखने को मिलती है वो भी इन हिमालयाज की वजह से। क्यों? क्योंकि जो हिमालयाज हैं वो क्या करते हैं, वो ये मॉनसून विंड्स को ट्रैप कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? इंडियन साइड में होती है। तो यहाँ पर आपको एनुअल रेनफॉल भी जो देखने को मिलती है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हिमालयाज, राइट। सो फिजियोग्राफिक कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे एज कंपेयर टू द लैंड मास द वाटर हीट्स अप और कूल्स डाउन स्लोली। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आपका लैंड मास है वो जल्दी ही ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म भी हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या है, साथ में हमारे, क्योंकि ये पेनिनसुला एग्जिस्ट करता है हमारे साउथ इंडिया में, साथ में क्या देखने को मिलता है? दैट इज वाटर, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर क्या है, जो पानी है वो लेट से गर्म होता है और लेट से ही ठंडा होता है। इसकी वजह से आपको यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज देखने को मिलती है, जो अगेन आपके साउदर्न इंडिया को एक मॉडरेट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, राइट। सो वो मॉडरेट टेम्परेचर क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू लैंड मास एंड दी सी एरिया, राइट। सो वही आपको एक्सप्लेन किया गया है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी के बारे में बात करते हैं। सो विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन लार्ज कोस्टल एरियाज हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट। एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया आर फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। अब देखिए जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर तो आपको एक मॉडरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन जब हम इंटीरियर्स में पहुँच जाते हैं तो इंटीरियर्स में क्योंकि ये इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए वहाँ पर टेम्परेचर्स काफ़ी सोरिंग हाई होते हैं, राइट। सो अगेन आपने एक्सप्लेन कर दिया ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ऐसे ही अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, सो वेस्टर्न घाट्स और जो असम है दे रिसीव हाई रेनफॉल वेयर एज द साउदर्न प्लेट्यू रिमेन्स ड्राई। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो विंडवर्ड साइड पे हैं, तो विंडवर्ड साइड की वजह से यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। क्या होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। सो रेनफॉल आपको एक्सपीरियंस होती हुई दिखेगी इन दी कोस्टल एरियाज, लेकिन अगर आप इंटीरियर्स में जाएंगे वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लीवर्ड साइड है। सो लीवर्ड साइड में आपको ड्राई स्पेल्स देखने को मिलते हैं, राइट। सो इस फिजियोग्राफी की वजह से हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है वो काफी वेरी होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन देखिए ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत सिंपल हैं, आपसे सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आप उनको यूनिक बनाने के लिए कुछ एफर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ कैन डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। अब अगेन देखिए ये जो क्वेश्चन है अगेन आपसे करंट अफेयर से कोट किया गया क्वेश्चन है, क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, वही क्वेश्चंस एक्चुअली में आपसे पूछे गए हैं। सो हम देख सकते हैं, देखिए अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सो
आप यहाँ पर डेटा और फैक्ट्स कोट कर सकते हैं। अबाउट 75% ऑफ द हाउसहोल्ड्स डू नॉट हैव ड्रिंकिंग वाटर एट होम, 84% of rural households do not have piped water access, and 70% of the India's water is contaminated. Now again, अगर यहाँ पर आप डेटा नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के बारे में लिखा गया है। तो अगर आप यहाँ पर करंट अफेयर्स को कोट करेंगे देन ओनली यू विल गेन बोनस पॉइंट्स, राइट। सो अगेन आपको यहाँ पर 75% अगेन डेटा याद रखना पड़ेगा। By 2030, the country's water demand is projected to be twice the available supply. So जितनी अभी हमारे पास अवेलेबल सप्लाई है, धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अगर हम 2030 तक देखते हैं जो कंट्री की वाटर डिमांड है वो डबल हो जाएगी, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको मीट नहीं कर पाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारी जीडीपी में कितना लॉस होगा, 6% का लॉस होगा, एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया। अगेन देखिए इंपॉर्टेंस के बारे में अगेन आप फैक्ट्स को कोट कर सकते हैं कि कैसे ये जो ग्राउंड वाटर है हमारे एग्रीकल्चरल एरियाज में, फॉर एग्जांपल अगर पंजाब एंड हरियाणा की बात करते हैं तो ये जो एग्रीकल्चर फार्मर्स को ये कितना ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 26 करोड़ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स को ये हेल्प करता है। ऐसे ही अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पर रूरल और अर्बन डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज भी आपको 80% कहाँ से देखने को मिलती है, ग्राउंड वाटर से देखने को मिलती है। सो वेल्स या डग वेल्स, ट्यूब वेल्स वगैरह जो आपको देखने को मिलते हैं वो भी हम इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करते हैं, कैनाल्स बनाते हैं और यहाँ पर इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर आप हमने इंपॉर्टेंस बता दी कि आपने एक्चुअली में क्वेश्चन पूछा क्यों है। सो अगेन आपको इतने सारे फैक्ट्स तो नहीं लिखने, लेकिन अगर आप 2 या 3 भी फैक्ट्स कोट कर देते तो यहाँ से पता चलता कि आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज है, राइट। सो हाउ कैन डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। अब ऑब्वियस सी बात है, हम कैसे इसको अर्बन एंड रूरल एरियाज के लिए हेल्पफुल बना सकते हैं, बाय वाटर हार्वेस्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये द हिंदू से लिया गया है, वहीं से आपका क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। सो यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया गया था कि अर्बन एरियाज में हम वाटर हार्वेस्टिंग कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं जिससे कि ये जो डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर है उसको हम बचा पाएँ, राइट। सो आप देख सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जो भी सरफेस रन ऑफ वाटर होता है या रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग से हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या है, इस सिस्टम से जो भी वाटर रेनफॉल के थ्रू, सरफेस रन ऑफ के थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो बेनिफिट्स क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो भी वाटर डिपार्टमेंट्स हैं उनको लोकल लेवल तक पानी पहुंचाना आसान हो जाएगा, और जो हमारे अर्बन एरियाज हैं वहां पर अगर क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है, वाटर स्कार्सिटी होगी एट द एंड ऑफ द डे, वो वाटर स्कार्सिटी को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत सारे लिए गए हैं जहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे जल जीवन मिशन है, ऐसे ही हमारा नेशनल वाटर पॉलिसी है जो कि 2012 में बनाई गई थी। यहाँ पर भी स्पेसिफिक फोकस दिया गया है ग्राउंड वाटर रिचार्ज को। ऐसे ही जल शक्ति अभियान की बात करते हैं जिसमें हम कैच द रेन की बात करते हैं, अगेन हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। अटल भूजल योजना की बात करते हैं तो यहाँ पर सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्पेशली फॉर ग्राउंड वाटर। तो आप यहाँ पर इनिशिएटिव्स कोट कर सकते थे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स दिए हैं जो कि एक्चुअली में ग्राउंड वाटर रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे, राइट। सो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसको रिफॉर्म किया गया है, करंट अफेयर्स से लिया गया है और स्पेसिफिकली आपसे पूछा गया है कि बताइए अर्बन एरियाज में हम ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के लिए क्या क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जिसकी वजह से आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं। डन। सो कंक्लूजन में अगेन आप लिख सकते हैं, क्योंकि पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, विच विल इवेंचुअली लीड, क्या लीड करेगा कि पानी की कमी होगी ही होगी। उस पानी की कमी को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना पड़ेगा, राइट। सो सिंपल सा कंक्लूजन है, आप लिख सकते हैं। अगेन ये जो क्वेश्चन है 8 मार्कर के लिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है,
लेकिन यहाँ पर अगर आप फैक्ट्स को कोट करते, जो की डिमांड है क्वेश्चन की उसको फुलफिल करते और एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देते, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। डन। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज व्हाइल डिफाइनिंग येलो रेवोल्यूशन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर एडिबल ऑयल्स डेवलपमेंट इन इंडिया। अब अगेन ये क्वेश्चन करंट अफेयर से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि 8 मार्कर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे आपसे करंट अफेयर से कोट करके पूछे गए। अब रिसेंटली जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी तो ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे और ये जो एडिबल ऑयल्स हैं उनकी सप्लाई जो है वो कम हो गई थी। अब इंडिया, कहा जाता है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल्स, बट ये लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, जिसकी वजह से हमें जो ऑयल है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। तभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको येलो रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है। तो ये जो रेवोल्यूशन है इसको लॉन्च किया गया था 1986 और 87 में टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल स्पेशली मस्टर्ड एंड सेसमे सीड्स टू अचीव सेल्फ रिलायंस इज नोन एज द येलो रेवोल्यूशन। सबसे पहले तो आपने येलो रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर दिया, जहां पर हम एडिबल ऑयल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर आपको अगेन करंट अफेयर से कोट करना है कि क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो आप देख सकते हैं, ड्यू टू स्ट्रिंजेंट मेजर्स बाय द गवर्नमेंट द प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल हैव बीन कंट्रोल्ड फॉर द लास्ट 2 years डिस्पाइट द कोविड सिचुएशन। सो जो वॉर इन यूक्रेन चल रही है हैज ड्रिवन द प्राइसेस ऑफ मेनी कमोडिटीज नॉर्थवर्ड्स इंक्लूडिंग द एडिबल ऑयल प्राइसेस। सो जो रशिया यूक्रेन की वॉर हुई है उसकी वजह से जो एडिबल ऑयल की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको शूट अप होती हुई दिख रही हैं, राइट। सो यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स को कोट कर दिया। अब आपको बताना है कुछ फैक्ट्स, यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं। अगेन आपको 1 या 2 फैक्ट्स ही कोट करने हैं जिससे कि आपका एक आंसर होलिस्टिक वे में कंप्लीट हो सकता है। India is one of the largest producers of oilseeds in the world and the sector occupies an important position. India accounts for the estimated production of approximately 37 million tons of 9 cultivated oilseeds during the year 2020 and 2021. So हम कह सकते हैं हमारी कंट्री में जो ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, दैट इज 37 मिलियन टन्स। लेकिन हम प्रोडक्शन तो ज़्यादा करते ही हैं लेकिन हमारी कंजम्पशन भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें दूसरी कंट्रीज पर निर्भर रहना पड़ता है फॉर द इम्पोर्ट्स ऑफ एडिबल ऑयल। डन। ऐसे ही फैक्ट्स कोट कर सकते हैं। अब इश्यूज क्या हैं, क्योंकि आपसे एक्सप्लिसिट क्वेश्चन यही पूछा था कि बताइए व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद इट। देखिए ये जो ऑयल सीड्स हैं हमारी कंट्री में हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, नंबर 1, दैट इज लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड एंड हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑयल सीड्स लगाने के लिए तो यहाँ पर एक तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, ये उगने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो हमारी कंट्री के एग्रीकल्चरलिस्ट हैं वो इस पे निर्भर नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, इसीलिए दे डू नॉट ग्रो दिस। नंबर 1 इशू। नंबर 2, दैट इज स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमारी अगेन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत छोटे छोटे लैंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट इफेक्टिव नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है उस इन्वेस्टमेंट को फुलफिल 2 ही लोग कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट करे या फिर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर करे। अब देखिए जो गवर्नमेंट है वो वैसे भी एमएसपी आपको बहुत सारी क्रॉप्स में देती है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल है। तो इसको प्रमोट करने के लिए कौन आगे आना चाहिए, दैट इज़ द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी आपको कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलती, इसीलिए भी हम इसकी प्रोडक्शन मैनी फोल्ड नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट एंड नेटिव बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी है उसकी डिस्ट्रक्शन की जाती है और फिर ये ऑयल सीड्स लगाए जाते हैं। अब अगेन दैट इज डैमेजिंग टू आवर एनवायरनमेंट, राइट। नेक्स्ट आता है दैट इज इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ ट्राइबल लैंड्स। अब क्या किया जाता है, अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरवीन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्राइबल लैंड्स हैं उनको खाली करना पड़ेगा,
उसके बाद ही आप ये ऑयल सीड्स के क्रॉप्स जो हैं वो लगा पाएंगे। बट ये आप क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि ट्राइबल राइट्स, जो ट्राइबल लोग हैं उनकी लाइवलीहुड पे एक आहत है, राइट। नेक्स्ट आता है वाटर स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोट किया गया है। अगर हम ऑयल पाम की बात करते हैं, ये एक वाटर गजलिंग क्रॉप है जो कि रिक्वायर करता है 300 लीटर्स ऑफ वाटर पर ट्री पर डे। अब देखिए, पहले ही वाटर स्ट्रेस है। अगर हम ये जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं, मतलब ये जो ऑयल सीड्स हैं, अगर हम इनको लगाते हैं तो वाटर गजलिंग मतलब बहुत ज़्यादा पानी ये मांगते हैं। अब वाटर स्ट्रेस होने की वजह से, प्लस यहाँ पर इरिगेशनल फैसिलिटीज़ आपको हर जगह देखने को नहीं मिलती हैं। जो हमारे फार्मर्स हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, दे डिपेंड ऑन व्हाट? मॉनसून्स, राइट। सो वाटर स्ट्रेस की वजह से भी हम जो ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली नहीं कर पाए हैं। ऐसे ही इन्वेसिव स्पीशीज़, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम ऑयल पाम की बात करते हैं, ये जो ऑयल पाम है ये हमारे इंडिया का नेटिव नहीं है, ये इन्वेसिव स्पीशी है। इन्वेसिव स्पीशी का मतलब क्या होता है कि ये अपनी बढ़त तो कर लेता है लेकिन जो नेटिव क्रॉप्स हैं उनको डैमेज कर देता है। तो जनरली हमें देखने को मिलता है कि ये जो एडिबल ऑयल है, ये एडिबल ऑयल क्या है? दे आर इन्वेसिव स्पीशीज एंड दैट इज हार्मिंग आवर एनवायरमेंट। डन। सो क्वेश्चन यही था, व्हाट आर दी इश्यूज एसोसिएटेड। सो ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन है हम वो प्रॉपरली हमारी डिमांड को मीट करने के लिए नहीं कर पाए, राइट। अब आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या किया है। सो आप देख सकते हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स बनाया गया है जिसको हम NMOOP भी कहते हैं, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। ऐसे ही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी ऑन एडिबल ऑयल्स जिसमें हम यहाँ पर प्राइसेस को कोट करते हैं। ऐसे ही GM मस्टर्ड, देखिए GM मस्टर्ड हमारी इंडिया में अभी तक लागू नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो रिसेंटली हमने ऑयल पाम भी इंपोर्ट किया है, वो सारे जो भी मस्टर्ड ऑयल इंपोर्ट किया है, वो मस्टर्ड ऑयल एक्चुअली में इंपोर्टेड जो मस्टर्ड ऑयल है वो भी क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो क्यों नहीं हम यहाँ पर GM मस्टर्ड को भी अप्रूवल दे देते, जिसकी वजह से हम अपनी ही कंट्री में इसकी प्रोडक्शन बढ़ा पाए, राइट। सो ये क्या है? सम ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जिसमें गवर्नमेंट इनिशिएट करती है कि हम इस ऑयल प्रोडक्शन इंडस्ट्री को कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। डन। सो दीज वर दी गवर्नमेंट इनिशिएटिव। जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन दैट इज critically examine the gender dimension of stratification system in Indian society. Do you think legal measures are enough for women empowerment or we need to also invest in social awareness campaigns? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है एग्जामिन दी जेंडर डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सबसे पहले आप कोट कर सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन और उसके बाद जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पूछा है। सबसे पहले तो आपने इसी पे डील करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि बताइए लीगल मेजर्स तो हमारी कंट्री में बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, चाहे फिर हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात करते हैं, लीगल प्रोविजंस हमारे पास बहुत सारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन आज भी विमेन एम्पावरमेंट जो हम चाहते थे, जिस स्तर पे चाहते थे, वो उस स्तर पे नहीं हुई है। तो बताइए क्या ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम चला सकते हैं जिससे कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है हम उसको रिड्यूस कर पाए। अब देखिए ये जो आंसर है ये होलिस्टिक कैसे बनेगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको सबकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। नंबर 2, यहाँ पर डेटा पता होना चाहिए। देखिए जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, तो आपको यहाँ पर कोट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो आपके पास डेटा आता है, उस डेटा में आप इंडिया की स्टैंडिंग लिख सकते हैं नंबर 1। ऐसे ही कुछ और डेटा यहाँ पर बता सकते हैं कि जिससे कि आपको देखने को मिलता है कि आज भी इंडियन सोसाइटी में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है, राइट। सो होलिस्टिक वो तभी बन पाएगा। सो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटिफिकेशन से। सो आप देख सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन क्या है। अगर हम किसी भी सोसाइटी की बात करते हैं, पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर्स, जैसे कि एज, सेक्स, पर्सनल ट्रेट्स एंड मोर। ऐसे ही जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो भी क्या है,
हेट्रोजीनियस है और होमोजीनियस नहीं है। सो हेट्रोजीनियस सोसाइटी में हम रहते हैं जहां पर आपको वेरिएशंस देखने को मिलती हैं और उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन देखने को भी मिलती है। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, दैट इज जेंडर डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सो अगेन आपको वही लिखना है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो एक प्रेसिंग इशू है इन द इंडियन सोसाइटी, डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन and decades of legislation, some deep-rooted gender discrimination in India still exists. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इक्वालिटी दे दी है, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडियन सोसाइटी है ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, राइट। सो आप यहाँ पर डेटा लिख सकते हैं। सो देख सकते हैं 1000 गर्ल्स डाई ईच डे बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 5। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दैट इज गर्ल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज भी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो किस स्तर पे, राइट। अब क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बताइए लीगल मेजर्स कौन कौन से हैं। सो आप लीगल मेजर्स लिख सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो दी ही दी हैं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन लीगल अफेयर्स से पूछा जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो हमारा कोड ऑफ द लैंड है दैट इज आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इसमें भी बहुत सारी प्रोविजंस दी हैं जहां पर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर लीगल मेजर्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि 2005 में पास किया गया है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो कि 1956 में किया है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो कि 1961 में किया है। ऐसे ही अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस की बात करते हैं जो कि 2013 में आफ्टर गाइडलाइंस ऑफ विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो आपका केस हुआ था, उसके बाद जो विशाखा गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसके ऊपर बनाया गया है। ऐसे ही हिंदू मैरिज एक्ट में भी बहुत सारी प्रोविजंस दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको लीगल मेजर्स लिख लेते कि हमारी सोसाइटी में लीगल मेजर्स तो हैं लेकिन फिर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलती है। डन। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इन लीगल प्रोविजंस के अलावा भी हमारी सोसाइटी में जो अवेयरनेस है वो कम है, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सो नीड क्या है, द नीड फॉर अवेयरनेस। सो आपको लिखना था यस देयर इज अ नीड फॉर अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है जो कि पेट्रियार्कल माइंडसेट पे चलती है। तो नीड क्या है वो आप कोट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं जेंडर पैरिटी में तो इंडिया काफ़ी पीछे आपको देखने को मिलता है, 132nd इसकी पोजीशन है। सो अगेन डेटा को कोट कर दिया जिससे कि आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक कवर हो गया। ऐसे ही तो अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले गिव वुमेन एक्सेस टू एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन दी जाए। दूसरी बात, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मेन को दी जाती हैं वही अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन को भी प्रोवाइड करी जाए, चाहे फिर वो पावर हो या फिर इकोनॉमिक सक्सेस की बात करी जाए। ऐसे ही स्टॉप द वायलेंस एंड सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, जो भी चाइल्ड मैरिजेस हैं उसको एंड किया जाए और यहाँ पर जो वुमेन राइट्स हैं वो वुमेन को बताया जाए। अवेयरनेस ही नहीं है, अगर राइट्स ये लीगल प्रोविजंस जो हैं वो वुमेन को दी गई हैं लेकिन वुमेन को पता ही नहीं है कि ये हमारे लिए लीगल प्रोविजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं वो राइट्स की अवेयरनेस ही नहीं है। तो येस देयर इज अ नीड फॉर द अवेयरनेस। ये अवेयरनेस हम कैसे कैसे दे सकते हैं वो पॉइंट्स दी गए, राइट। इन द एंड टू कंक्लूड आप क्या लिख सकते हैं, बाय फोकसिंग ऑन दीज 5 मेजर पॉइंट्स वी कैन होप टू अचीव इक्वालिटी between men and women in our society. It is neither difficult nor impossible. We all can do it together. अब देखिए जब भी हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो आपका जो कंक्लूजन है ना दैट शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, देखिए बहुत सारे आप यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लिख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना एंड सो ऑन। लेकिन अगेन 8 मार्कर क्वेश्चन है, अगर ये 20 मार्कर क्वेश्चन होता तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी कोट करते कि कैसे कैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे अवेयरनेस भी फैलाई जाती है और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको एलिमिनेट करने की भी बात की गई है। अब क्योंकि 8 मार्कर क्वेश्चन है प्लस इस 8 मार्कर क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उन 3 क्वेश्चंस को केटर करने के लिए आपके पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होगी।
इसीलिए अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं, और इन पॉइंट्स को अगर हम केटर करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस पैट्रियार्कल सोसाइटी को एक इक्वली डिटर्मिन्ड सोसाइटी बना सकते हैं, राइट। सो दीज वर दी क्वेश्चंस जो कि आपसे 8 मार्कर में पूछे गए हैं फ्रॉम जीएस पेपर 1। नेक्स्ट सेशन में हम 20 मार्कर क्वेश्चंस को केटर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।